हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगिक समाज। बेसिकली आज मैं एक फिर से एक अच्छी वीडियो के साथ आया हूँ और जो वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है यूजीसी नेट जेआरएफ जिसको हम जानते हैं वही रहेगा। तो हमारे साथ है आज अल्ताफ़ सर। अल्ताफ़ सर से आज कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम पूछेंगे, जो आप लोगों के और मेरे जैसे कई सारे भाइयों के काम आएंगे वो क्वेश्चंस। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी नेट और जेआरएफ की जो स्ट्रगल है, जो हसल है, उसमें कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस ज़रूर हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना प्लीज़ थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं भी आपके इस चैनल से कुछ अपना जो मैसेज पहुँचा सकूँ और आपने शेयरिंग जो कर सकूँ। बिल्कुल। जहाँ तक मेरी इंट्रोडक्शन का है, माई नेम इज़ अल्ताफ़ अहमद। Presently, I am pursuing my PhD from the Department of Physical Education, Aligarh Muslim University, Aligarh. I have worked as a guest faculty in the Central University of Allahabad during the COVID-19 for one session. Okay. Ji. I have qualified the UGC NET 3 times. Great. Then I did my master from the same university from Department of Physical Education। हाँ जी बिल्कुल, हाँ in 2019। Okay। और मेरा जो BPEd 2 ईयर कोर्स और BPE 3 ईयर कोर्स जो है वो मैंने महाराष्ट्र गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली से किया है। Okay। जी। और रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं कई सारे, JK सेट क्वालिफाइड हैं। और इट्स ऑल अबाउट मी। सर, बेसिकली जैसे आपने बताया कि 3 बार आपने नेट क्रैक किया, आपने फॉर एग्जांपल आपने BPE किया है, आफ्टर दैट BPEd किया है, देन MPEd एंड PSG, मतलब एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी। अगर मैं स्पेसिफिकली गेम की बात करूं तो आपका गेम कौन सा है? मेरा गेम्स एक्चुअली वॉलीबॉल है। स्टार्टिंग में नहीं था, मतलब एक होता है ना कि जो स्पेशलाइजेशन जो होती है वो बचपन से ही चूज़ कर ली जाती है। बट ये हुआ था कि ये एक कोइंसिडेंट वो हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, तो मैंने ये मतलब लेना पड़ा मुझे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। प्लीज़ सर। इसमें एक्चुअली ये हुआ था कि हम रहते हैं विलेज में, गांव में हैं। तो जैसे मेरी एक जब एडमिशन हुई एक सिटी के स्कूल में, तो एक हॉस्टल था हमारा, तो हॉस्टल ज्वाइन किया मैंने। और वहाँ से स्कूल जब ज्वाइन किया मैंने तो वहाँ पे हमारे एक फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर होते थे, जिनका नाम मैं लूँगा मोहम्मद तारिक खान। और उनके बेटे अभी प्रेजेंटली जो हैं वो इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं। खुद वो कोच थे। तो उन्होंने हमें ऐसे स्कूल में बताया कि जो भी आप गेम खेलना चाहें तो आप ग्राउंड में ज्वाइन कर सकते हैं। उसी दौरान हमें उसके पीछे अभी एक चीज़ मैं फेस करके आया था कि वो ये थी कि जब हम सिटी से अपने गांव वापस गए, समर वेकेशन हुआ तो वापस गए, तो वहाँ पे एक लोकल्स हमारे सीनियर्स जो हैं वो खेलते थे वहाँ पे वॉलीबॉल की गेम्स डेली वहाँ लगती थी। और वो हंसे अच्छे मतलब ट्रेन भी थे और अच्छे खेलते थे। तो मैं भी छोटा सा बच्चा मतलब उनके बीच में, तो जब टीम बांटने की बारी आती तो वो टीम में नहीं रखते थे वो, मतलब अगर किसी ने रख भी लिया तो गलती से जब हम एंटर हुए तो कहीं गलती से हमारा वो जो बॉल रिसीव किया और वो गलत शॉट चला गया और बॉल आउट हो गई, पॉइंट मतलब लॉस हुआ टीम को, तो वो बाजू पकड़ के निकाल देते थे। हमारी टीम में नहीं है, तो अब नहीं हमारी टीम में नहीं, दूसरी में है। अब दूसरी टीम में गए तो वहाँ गलती हुई तो उन्होंने फिर बाजू पकड़ के निकाल दिया इधर। तो मतलब वो चीज़ बड़ी सी मतलब चुभ रही थी कि ये खेल रहे हैं और हमें बाजू पकड़ के निकाल दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं थी ना। तो मैंने कहा इनको मैं ये कुछ तो करके दिखाऊंगा इसमें, ऐसे मतलब उस टाइम पे ये चीज़ आई। तो उसी में जब हमारे सर ने ये ऑफ़र दिया कि आप ग्राउंड में आएँ और ज्वाइन करें और हम वहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं शाम में, तो आइए। तो वहाँ से मैंने वो स्टार्ट करी और फिर उसी साल मैंने फर्स्ट नेशनल अंडर 14 का नेशनल खेला, मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया। और फिर उसके बाद तो मतलब इसी तरह मेरा एक ये वॉलीबॉल का सफ़र जो है स्टार्ट हो गया। और फिर मेरा करियर स्टार्ट हो गया। मैंने 5 से 6 जो नेशनल अपने वॉलीबॉल में खेले हैं। जी, कई सारी चैम्पियनशिप भी हैं।
तो सर अगर मैं ये फिजिकल एजुकेशन फील्ड में आने की बात करूं कि जैसे कि बीपीई, तो नॉर्मली क्या है, बीपीई एक ऐसा कोर्स है कि हर किसी को नहीं पता होता, या तो आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई हो या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई वो कोर्स कर रहा हो तब, या फिर नेचुरली ये होता है कि जो हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं वो हमें रिकमेंड करते हैं कि यू आर गुड इन दिस गेम और दैट गेम, तो यू नीड टू गो देयर एंड यू शुड गो देयर। तो आपके केस में क्या था, आपको ये बीपीई या इस कोर्स के बारे में, इस लाइन के बारे में अगर बेसिकली बात करें तो किसने गाइड किया आप? वही जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया पॉइंट कि मेरा फिजिकल एजुकेशन में आने का जो एक टर्निंग पॉइंट था वो वही डे था कि जिस दिन मुझे वो अपने विलेज में वो बाजू पकड़ के इधर उधर निकाल रहे थे टीम में। तो वहीं से जब मेरे अंदर एक चिंगारी सी मतलब उठी थी, एक वो स्पार्क हुई थी, तो उसी टाइम जब मैंने वॉलीबॉल स्टार्ट किया तो मेरा जो मतलब अब इन प्लेयर्स के साथ उठना बैठना हुआ, तो हमारे कोच के साथ इंटरेक्शन हुई, डेली बेसिस पे बातचीत होने लगी। तो तब मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई वाज इन 8th क्लास एट दैट टाइम। तो फिर ये हुआ कि सर ने हमें गाइड करना स्टार्ट कर दिया और एक स्पोर्ट्स लाइन में मतलब आया। तो वहाँ से हमने क्या किया कि साई एक वो है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सेंटर है हमारे वहाँ पे जम्मू में। तो वहाँ पे ट्रायल्स होते हैं और प्लेयर्स को वहाँ पे ट्रेन किया जाता है। तो हमारे सर ने हमें कहा कि 3-4 लोग और भी थे, हमें वहाँ लेके गए, वहाँ पे ट्रायल दिलवाया और फॉर्चुनेटली मतलब हम क्या हो गए कि सिलेक्ट हो गए। 3 लोग सिलेक्ट हुए। हाँ, तो उसमें जब वहाँ मेरी सिलेक्शन हो गई और वहाँ पे हमारे कई लोग और भी थे, तब जब उन सीनियर से मेरी बातचीत होने लगी तो वो सारे प्लेयर ही थे, वो कबड्डी के थे, वो एथलेटिक्स के थे, वो वॉलीबॉल के थे, वो कई तरह गेम्स के थे वहाँ पे। तो उनमें कई सारे वो ऐसे थे कि जो ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे अपनी स्पोर्ट्स की और इधर से अपनी ये डिग्री कर रहे थे, जैसे बीपीई या बीपीएड या एमपीएड। तो और कुछ जो है पहले से ही अंडरस्टैंडिंग वो मेरे कोच ने मेरे माइंड में डाल रखी थी कैसे एक कोर्स होता है और ये एक फील्ड है अपने आप में एक अलग से। तो वहीं से मतलब फिर फिजिकल एजुकेशन की एंट्री मेरी वहीं से होगी कि मैंने एक अपने सीनियर के थ्रू वहाँ पे एडमिशन लिया और फिर वहाँ पहुँचे, सब जर्नी तय की। सर बीपीई के बाद जैसे आपने बताया कि आपने एएमयू से नहीं किया बीपीई, जी। तो बीपीएड के लिए आपको एएमयू के बारे में कैसे पता चला कि एएमयू से बीपीएड, मतलब आई मीन टू से दैट कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एएमयू के बारे में आपको पता कैसे चला? एएमयू का बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। हमारे यहाँ अभी भी आप अगर जाएंगे तो आप स्पेशली अगर मैं कहूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो हायर एजुकेशन हो या सिंपली स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, तो आपको यानी कि हर स्कूल में 20% स्टाफ एएमयू का मिलेगा। मतलब इतना एक पॉपुलरिटी है एएमयू की। इवन दो उस टाइम पे नहीं थी इतनी पॉपुलरिटी, आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह हमारे एक सीनियर मेरे एक कज़न हैं, यहीं से पीएचडी की है उन्होंने पर्शियन डिपार्टमेंट से। अभी डीयू में पर्शियन डिपार्टमेंट, जी पर्शियन डिपार्टमेंट से पीएचडी किया, यहीं से एमए है। तो वो अभी जो है डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर मुमताज। तो उन्होंने जब मैं 12th में था तो एक बार ऐसे बातचीत होती रहती थी, तो रैंडमली वो पूछने लगे क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। तो मैंने बताया जो भी। तो अब उन्होंने बोला कि 12th के बाद आप बीए का फॉर्म डाल देना एएमयू में, तो वहाँ आ जाओ, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो तब मेरा वो जो स्टडी वाला माहौल था ना सॉरी, तो वो मतलब ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इंटरेस्ट जो वो गेम में था, अंदर से तो प्लेयर ही थे। वो एक अंदर से जो एक जो टारगेट मैंने सेट कर रखा था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया टीम में खेलना है। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका वो। तो वो एक मतलब था कि एएमयू का सुन रखा था। तो फिर जब मैं बीपीई में गया तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने रियलाइज़ की कि मुझे कुछ और बेहतर मिलना चाहिए था, जहाँ पे शायद वो नहीं मिल रहा था। तो मुझे कुछ मतलब फीलिंग्स ये आई कि नहीं, मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। वहाँ पे जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं प्राइवेट, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में वहाँ पे कुछ लोगों के माइंड सेट था ये कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट निकाल के वहाँ पे पहुँचना, एक क्वालिटी एजुकेशन लेना है, वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। मतलब वो मतलब उनके नज़दीक ये था कि वो इम्पॉसिबल है। तो मेरा अंदर से मतलब एक आया कि नहीं, ये तो हम कर ही सकते हैं। तो मैंने वो सुन रखा था। तो फिर एक सीनियर हमारे वहीं से
एक यहाँ पे उस टाइम बीपीएड में सिलेक्शन हुई उनकी, तो मैंने सुना कि हाँ उनकी सिलेक्शन हुई है, तो मुझे पता चला हाँ वहाँ पे बीपीएड भी है और एमपीएड भी है, और मोटिवेशन मिल गई। और फिर मैंने फिर से कांटेक्ट किया वो अपने कज़न के साथ, तो वो उस टाइम में यहीं एएमयू में थे, तो एएमयू में उनका मास्टर्स चल रहा था, शायद पीएचडी चल रही थी, तो उन्होंने फिर बताया कि हाँ बिल्कुल फॉर्म अप्लाई करिए और भरिएगा। तो मैंने बीपीएड में यहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई बीपीएड में। तो अनफॉर्चुनेटली मैं डॉक्यूमेंट से कट गया और मुझे मतलब एडमिशन फाइनली मैं नहीं यहाँ ले पाया। तो बट ये सिलेक्शन मेरी हुई थी बीपीएड में भी, और फिर मैंने बीपीएड फिर मैंने वापस वहीं चला गया, बीपीएड मैंने वहीं से किया क्योंकि टाइम वेस्ट भी नहीं करना था, तो वहीं से किया। और फिर आया मैं अच्छी तैयारी के साथ, फिर मैंने एमपीएड में डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन ली, सीट निकाली और एमपीएड यहीं से किया। सर जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, बिहाइंड द सीन हम कह सकते हैं उसको, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे जैसे आपने 2 जॉब छोड़ी हैं। जैसे अभी एक जो जेएनके पुलिस की बता रहे थे और एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की आप बता रहे थे जो जेएनके में ही थी। सर उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, वो क्या था, कैसे आप लगे, क्या प्रोसेस रहा उसका, कितने वक्त आपने की, क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़। ये तो मतलब होता है कि हर इंसान के नेचर में होता है कि वो हर जगह कोशिश करता है कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। तो मेरे साथ ये वही का ये जो जेएनके पुलिस का जो आपने नाम लिया, तो इसके बैकग्राउंड जो है वो बात जुड़ी है वो वहीं जब हम बीपीई में थे या बीपीएड में थे, तो मेरे साथ मेरे कुछ कोलिग्स थे वहीं जेएनके हमारे लोकल्स, तो उन्होंने 1-2 ग्राउंड फेस किए थे बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ग्राउंड क्वालिफाई थे, रिटन क्वालिफाई नहीं हो रहा था उनका। तो उन्होंने मुझे बोला, फोर्स किया कि आप भी फॉर्म भरो, एक साथ सारा चीज़ मतलब करेंगे, हमारे सेंटर एक साथ पढ़ेंगे, तो हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, गाइडलाइन मिल जाए, हमें तो हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो बट मेरा इंटरेस्ट पर्सनली मैं बताऊँ तो इंटरेस्ट मेरा नहीं था बेल्ट फोर्स में जाने का। तो मैंने फॉर्म भर दिया, तो हमने सारी चीज़ें की और फाइनली सिलेक्शन हो गई। और अनफॉर्चुनेटली अगर वो मुझे सुन रहे हो तो मतलब उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई उनमें से किसी की भी। वो ये हुआ कि सेंटर अलग अलग पड़ गए दूर दूर, तो हम एक साथ नहीं बैठ पाए। तो जब सिलेक्शन हो गई मेरी, तो उसमें तब तक तो मेरा क्लियर स्टैंड था कि मुझे ज्वाइन ही नहीं करना है। जब हुई तो तब तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन स्टेट में डाल दिया सारे मतलब फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब जॉब मिलने के बाद एक कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब फ्रेंड्स लोग की कॉल्स आने लगी, रिलेटिव्स की कॉल आने लगी। तो कई सारे मतलब मेरे बड़े बुजुर्ग सारे और मेरी फैमिली के भी और सारे तो कॉल्स आने लगी। तो अब सारे कहने लगे नहीं, जॉब तो नहीं छोड़नी क्योंकि परमानेंट जॉब है और फिर ये सिचुएशन है अभी, मतलब जॉब के मतलब क्राइसिस चल रहे हैं, तो नहीं तो जॉब तो आपको नहीं छोड़नी नहीं है। फाइनली मतलब मैंने कई लोगों से कंसल्ट किया, अपना करियर भी देखा। जो जब मैं अलीगढ़ में अभी आया था, ये 1 साल ही मुझे हुआ था अलीगढ़ में इंटर हुए, तो ये बात है 2017 के एंडिंग की। तो तब क्या हुआ कि फाइनली मैंने अपने पापा से पूछा मैंने पापा को कॉल करी, तो मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए मतलब इस स्टेज पे। उन्होंने एक ही बात बोली कि देखो जो तुम्हें करना है तुम अपना डिसीजन खुद ले लो, इसके बारे में हमें वो नहीं करना है, तुम्हें कोई डिसीजन नहीं देना है, तुम्हें कोई राय नहीं देनी है, तुम क्या कर सकते हो तुम देखो। हाँ, क्योंकि अपनी कैपेबिलिटी से आपको पता होती है। जब उन्होंने ये बोला तो पहले तो मुझे बहुत शौक लगा कि सारी चीज़ मुझ पे ही थोप दी गई है और ये सारा लगा। फिर 1-2 दिन मैं बैठा, बड़ा मतलब कूल हो गया। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया, क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट जो था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जैसे बहुत नाम सुन रखा था और यहाँ आना, फिर आके फिर मैंने सोचा कि अब जब एमपीएड का मेरा 2 साल का कोर्स है तो 1 साल ही अभी हुआ है, मैं छोड़ दूंगा तो वापस चला जाऊँगा, तो फिर मेरा हायर एजुकेशन का एक जो ख्वाब है वो यहीं सीमित हो जाएगा और फिर सारा जो करियर है मेरा तो वही है। तो ये बस एक ये इस इंटरेस्ट से, बाकी मतलब कोई वो नहीं था। कुछ लोग इसको थोड़ा गलत टैग भी दे देते हैं, बट नहीं था कुछ भी। तो बस ये एक इंटरेस्ट था कि हाँ कुछ बेहतर कर सकता हूँ मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। तो सर अगर जैसे चलिए आपने पुलिस का तो बताया कि इंटरेस्ट नहीं था, लक बाई चांस नंबर आ गया तो आपने छोड़ दिया, ठीक है। मैं अगर दूसरी जॉब की बात करूं कि आप फिजिकल एजुकेशन टीचर थे ऑलरेडी, वो भी अपने ही होम टाउन में थे आप, लेकिन फिर आपने वो उसको छोड़ने का डिसीजन क्यों था आपका, क्या रीज़न था? वो ज्वाइन किया मैंने, वो ज्वाइन भी कर लिया, सिलेक्शन हुई तो मैंने ज्वाइन भी कर लिया, और क्योंकि मेरा यहाँ से मास्टर्स कंप्लीट हो चुका था और तब भी मेरा बस मेरे माइंड में यही था कि मुझे रेगुलर पीएचडी करनी है।
ओके। तो मुझे जब भी पीएचडी में मेरी सिलेक्शन होगी तो मैं इसको क्विट कर सकता हूँ, मतलब एक तरीके से क्योंकि उसमें वो कोई प्रोविजन या इस तरह की प्रोविजन नहीं थी कि आप जॉब पे रहते हुए पीएचडी कर सकते हैं। ओके। तो वो इस तरह की सिचुएशन उसमें नहीं थी। तो जैसे मैंने वो जॉब ज्वाइन की, बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया उसमें। जब मैंने वो जॉब ज्वाइन की तो उसमें क्या हुआ कि 2019 के अक्टूबर नवंबर मैंने ये जॉब ज्वाइन की। तो हमारे वहाँ पे विंटर वेकेशन होता है, तो दिसंबर से विंटर वेकेशन हो गया, 2.5-3 महीने निकल गए और 1 मार्च को स्कूल रीओपन हुए। तो 10-12 दिन स्कूल चला और फिर से कोविड आ गया। कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा। इधर आगे 2020 में हम इंटर हो चुके थे, तो सारा सिस्टम जो है वो लॉक हो गया। और फिर उसी के बाद मैं आपको आगे की बात बता दूं। फिर उसी के बाद ये हुआ कि गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी जो है निकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो मैंने वहाँ भी अप्लाई कर दिया। मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया और मतलब वेरी शॉर्ट टाइम में उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ें प्रोसेस की, कंडक्ट की। उस टाइम में सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन चल रहा था ड्यूरिंग कोविड। जी, कोविड की बात बता रहा हूँ मैं। तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई एज अ गेस्ट फैकल्टी। और उसमें तब तक ये फर्स्ट वेव कोविड की जो है वो कंप्लीट हो गई थी, तो सेकंड वेव में हम एंटर हो चुके थे। तो थोड़ा ही मान के चलिए कि 10 से 15 दिन ऑफलाइन क्लासेस, वो सिर्फ स्टाफ की, बच्चे मतलब अभी नहीं हुए थे, सिर्फ स्टाफ जो है वो अपने वहाँ पे जॉब स्टेशन पे वहाँ से अटेंड जो है क्लास कंडक्ट करते थे ऑनलाइन मोड पे। और फिर जैसे 10-15 दिन में और फिर से वो सेकंड वेव जैसे स्टार्ट हुई तो फिर से वो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया और हमने घर से भी क्लासेस जो है वो कंडक्ट की। और एक सेशन मैंने वैसे मतलब वहाँ पे कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर जैसे ही मेरा पीएचडी में सिलेक्शन हुआ तो मैंने वहाँ से भी एग्जिट किया। तब तक हमारा सेशन वहाँ पे हो ही गया था और फर्दर कोई एक्सटेंशन भी नहीं था वहाँ पे। तो फिर मैंने पीएचडी ज्वाइन कर लिया। अगर मैं इन द एंड कंक्लूजन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में शुरू से था कि मुझे हायर एजुकेशन में ही जाना है, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी चीज़ का सैक्रिफाइस करना पड़े। जी जी, आप कह सकते हैं। जैसे मतलब आपने अब सुना कि ये स्टोरी है, ये सारी स्टोरी सुन के तो एग्जैक्टली मतलब मैं वहीं हूँ अभी आज। तो इंशाल्लाह अल्लाह के मतलब करम से ये हुआ मेरे साथ कि वो पहली 2 जॉब, एक जॉब छोड़ने के बाद ही मैंने नेट क्वालिफाई किया है। दूसरी जब जॉब लगी मेरा तो एक बार नेट हो चुका था और उसके बाद भी फिर मैंने मतलब कंटिन्यू फिर जो स्ट्रगल में मेरे रही है। अब थोड़ा सा आते हैं पॉइंट पे, क्योंकि ये जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं नेट जीआरएफ के लिए। तो जैसे आपने कहा कि 3 बार आपने नेट क्रैक किया है जी। तो मेरा आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपका जो प्रोसेस था, आपकी जो स्ट्रेटजी थी, आपने जो टैक्टिक्स यूज करी, वो क्या प्रोसेस था, उसके बारे में प्लीज बताइए। कुछ ना कुछ प्रिपरेशन आपने करी होगी। जैसे हर कोई अपना अपना एक स्ट्रेटजी और एक अपना अपना प्लान बनाता है। कोई भी काम हो उसके लिए कोई पहले वो इंसान क्या करता है, अपना प्लान करता है कि मुझे ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये एग्जीक्यूट फिर वो करता है। बिल्कुल। मैं अपना पर्सनली मैं बताऊंगा, बहुत सारे मतलब मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिल जाएंगे बताते हुए कि ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। मैं अपना पर्सनली बताऊं, स्टार्टिंग में जब मैंने कुछ बुक्स उठाई, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में वो चीज़ें आ नहीं रही थी। वो नेट के लेवल का जब मैंने वो पेपर्स वगैरह देखे तो वो पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो मैं बड़ा मतलब शॉक हुआ कि मेरा लेवल कहाँ स्टैंड कर रहा है। जब नेट का एग्जाम के लिए मुझे मतलब पेपर समझ में नहीं आ रहा, प्रीवियस मतलब मैं सोच नेट के लिए आ रहा हूं लेकिन प्रीवियस पेपर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। ऑप्शन चूज करना तो एक अलग बात है, जब आपको क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। तो ये मतलब एक लेवल था। जब मुझे यहाँ पता चला तो मैंने एक काम किया, मैंने बेसिक बुक्स कंसल्ट करनी स्टार्ट कर दी। मैंने बेसिक पे गया तो जब मैंने बेसिक मैंने स्ट्रांग किया उसके बाद मुझे सारी चीज़ें पकड़ में आने लगी। और मैं एक चीज़ आपको ये बता ही दूँ, मुझे लग रहा है कि आगे में जाके ये क्वेश्चन बन सकता है कि मैं कोचिंग में बिलीव नहीं करता, सेल्फ स्टडी में बिलीव करता हूँ। मीन्स कई सारे आपको मिल जाएंगे कि आप कोचिंग ले लो, आप कोचिंग ले लो, लेकिन मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। और मुझे कोई पूछता भी है तो मैं उनको कहता हूँ कि आप कोचिंग मत लो, पहले आप सेल्फ स्टडी करो ना, पहले आपने एफर्ट्स लगा दो ना। आप मतलब 100 में से 95 एफर्ट्स आपने लगा दो। उसके बाद अगर आपको अचीवमेंट नहीं मिल रही है तो
अगर उस टाइम पे आप अगर कोचिंग लोगे भी तो आप कोचिंग का 100% आउटपुट लोगे, बिल्कुल। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग से आप कह दो कि हम पहले दिन से ही चलते हैं कोचिंग में, तो कोचिंग वाले आपका अपना एफर्ट्स लगा देंगे 100%, आपको 10% भी गेन नहीं होगा। मतलब पहले अपना 100% दो, उसके बाद किसी की हेल्प। हाँ, तो तब तो मतलब आप ग्रैब करने के लायक भी हो जाओगे ना सारी चीज़ें। तो यही हुआ, मैंने सेल्फ स्टडी पे मैं बैठ गया और मैंने उसमें कई सारा टाइम लगाया है। और फिर मैं आपको एग्ज़ाम के दौरान की चीज़ बताऊँ। जैसे हमारा मास्टर्स मेरे अपेयरिंग में ही नेट हो गया था, तो जैसे मास्टर्स हमारा कंप्लीट हुआ तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि अब आपको आगे पीएचडी में एडमिशन उसी को मिलेगा जिसका नेट क्वालिफाई होगा। क्योंकि जिसका नेट क्वालिफाई होता है वो अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी बन जाता है। बिल्कुल। तो ये भी एक माइंड में था कि ये भी एक मेरे लिए चैलेंज है। तो फिर मैंने उसी लेवल से एक अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करी। और 1-2 अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं हुआ था, वो मुझे एक्सपीरियंस ये मिला था कि मैं इस चीज़ को पहले लाइटली ले रहा था कि ऐसे चलते फिरते घूमते हो जाएगा। तो वो चीज़ें जब नहीं हुई, मुझे पता चला, तो मैंने यानी कि फिर रात की नींदें भी जो है वो सेक्रीफाइस की, और फिर दिन में भी, और सारी मतलब चीज़ों को मैं कुछ टाइम के लिए मैं भूल गया। तो मैं स्टडी में चला गया। और फिर ऐसा चलता था कि जब मैं लाइब्रेरी बैठता था तो कई सारे मेरे डिपार्टमेंट के लोग जो है मुझ पर बातें भी बनाते थे कि फिजिकल एजुकेशन से हो गए ये लाइब्रेरी बैठ रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं जब लाइब्रेरी से उठता था तो अपने हॉल में, जैसे हम रहते थे, तो वहाँ हॉल तक का डिस्टेंस था, वॉकिंग डिस्टेंस आप मान लीजिएगा 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में मैं 3-4 टॉपिक मैं अपने माइंड में डिस्कस कर लेता था, अपने आप से बातें करता था। ओके। मतलब अपने आप से मैं वो खुद ही बोलता था, एक कंसेप्ट लिया, एक रिवीजन, एक कंसेप्ट लिया, हाँ ये हुआ, कहीं बीच में अटक गया कि वहाँ पे क्या हुआ था। अब उस टाइम पे तो मेरे पास बुक है नहीं है, वो देखा नहीं है, तो मैं वहीं पे वो नोट कर लेता था। स्टिकी पैड्स मैंने रखे थे, तो मैं नोट कर लेता था कि ये चीज़ मुझे करनी है। तो वहाँ फिर वापस जाता था, जाके वो बुक में उसको 3 बार मैंने लिखता था। फिर अच्छा, जैसे कि बुक्स की बात आई अभी जी, तो बुक्स में जैसे अभी क्या मार्केट में कई टाइप की बुक्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बेस कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें वाकई में बड़े बेसिक से चीज़ों को समझाया गया है, ठीक है ना। कुछ शॉर्टकट्स बुक्स भी आजकल अवेलेबल हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसका कुछ तो क्वेश्चंस है, ओनली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कुछ आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशंस भी हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूँ, आपने वो कौन सी बुक्स प्रेफर करी तैयारी के दौरान? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि मैंने कोई मतलब जैसे एक स्टैंडर्ड बुक जैसे मार्केट में मिलती हैं, तो यूजीसी नेट के लिए मैंने एक बुक उठाई और मैंने देखा तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। तो मैं गया बेस पे, मैंने बेसिक जब बुक्स जितनी भी थी, मैंने बेसिक बुक जब कंसल्ट की तो मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्ट बनने लगा। तो वहाँ से मतलब फिर चलते चलते फिर मैंने बहुत सारी ऐसी बुक्स भी हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल गए और उनका सलूशन मिल गया, और फिर स्टैंडर्ड बुक। और फिर आपको भी पता है, जैसे आप भी हमारे फिजिकल एजुकेशन से ही हैं, तो फिजिकल एजुकेशन में जो सब सब्जेक्ट हैं उसमें अलग हैं, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, टेस्ट एंड मेजरमेंट है, रिसर्च। तो मतलब बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो आप ये नहीं कह सकते कोई एक बुक पकड़ के तो आप ये क्रैक कर लेंगे। हाँ, हो सकता है बस आप ओवरव्यू के लिए कोई एक बुक भी कंसल्ट कर लें। अदरवाइज अगर आपको नेट का जैसे ट्रेंड चलना है हमें, तो पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हमारा सिलेबस क्या है, फिर हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे मैंने पहले जब मैं बीपीई में और बीपी एड में था, तो मैं वो उस टाइम के नेट के पेपर उठा के देखता था, तो मैं बहुत मतलब खुश होता था कि हाँ इतना इजी पेपर आ रहा है। वो फैक्चुअल था, वो फैक्चुअल था उस टाइम का। और अब आज अगर आपने पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी है, बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो आप यानी कि नहीं उसको आइडेंटिफाई कर सकते ऑप्शन को।
कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी इजी हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत अब मैंने देखा भी है पहले से, अगर नेट का जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज से 5-7 साल पहले के पेपर्स देखे जाएं और अब के पेपर्स देखे जाएं तो बहुत ज़्यादा मतलब लेवल अप हो गया चीज़ों का, बहुत डिफरेंस, बहुत लेवल हो गया, अप हो गया। क्योंकि पहले क्वेश्चन ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है ये मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में है लेकिन याद नहीं आ रहा, लेकिन अब क्या उन्हीं क्वेश्चंस को इतना घुमाकर इतना तोड़ मरोड़ कर पूछा जाता है कि कभी कभी आते हुए भी क्वेश्चन कंफ्यूजन कर देता है और टाइम वेस्ट करा देता है हमारा कि यार क्या ये सही है, क्या ये गलत है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आते हैं, खास करके एनाटॉमी से जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। एग्जैक्टली हम इसमें हम किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। हाँ, उसमें सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, जैसे एनटीए या यूजीसी ने मेंशन कर रखा है कि हर एक उसे यूनिट से आपके इतने मार्क्स का पेपर, 5 क्वेश्चन, हाँ इतने क्वेश्चन बनेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग वो होता है, बट अगर हमने अच्छे से स्टडी की हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सर अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट पूछूं मैं, फॉर एग्जांपल जैसे वी हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स और आपने सभी के भी नाम भी बताया ऑलमोस्ट सभी के, तो अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट पूछूं मैं तो कौन सा है आपका? Means we have to study all the subjects which, that's true, which comes under the physical education. You know, but कुछ होते हैं ना, if you will go, some are favorite. Yeah, if you will go to anywhere in teaching line, मतलब सामने वाला आपको कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हैं, बिल्कुल, कि आप जाइए अब ये टीचिंग करवाइएगा। तो इस तरह से हमें सारे सब्जेक्ट में ही अपना जो पकड़ वो रखनी पड़ती है। हाँ, मेरा पर्सनली इंटरेस्टेड जो सब्जेक्ट है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एग्जैक्टली। ग्रेट। तो सर फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी रिवीजन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रिवीजन का जो आपका प्रोसेस होता था वो क्या प्रोसेस था? जैसे अभी आपने बताया कि मैं आते जाते मैं स्टिकी नोट पे लिख लेता था जो जहाँ अटकता था, इसके सिवा भी कोई और मतलब तरीका था जो आपने यूज़ किया? नोट्स तो हर कोई बनाता ही है, एज यूजली मैं भी बनाता था, नोट्स बनाता था। और उसमें मैं सबसे पहले वो सब्जेक्ट पकड़ता था कि जिसमें मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है, मैं सबसे पहले वो पकड़ता था। वो इसलिए कि स्टार्टिंग में इनर्जेटिक होता है बंदा, तो जो टाइम बीता जाता है तो वो कॉन्फिडेंस या वो एनर्जी लेवल वो थोड़ा सा डाउन होने लगता है, क्योंकि हम कई टाइम ऐसा भी आता है मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले वो पकड़ लेता था। अभी एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि जो पहले वीक सब्जेक्ट है पहले आप उनको निपटाइए, क्योंकि इन द एंड फॉर एग्जांपल 3 महीने के बाद आपका मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होगा। आप जो 8 घंटे स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे वो शायद 4 घंटे हो जाएगा। एग्जैक्टली, जो जिसमें आप वीक हैं उनको मतलब आप पहले पकड़िए, जिसमें आपको डिफिकल्टीज हैं वो सब्जेक्ट पहले उठाइए उसको, क्योंकि आप इग्नोर तो कर नहीं सकते, उसमें भी क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये चीज़ रही। और फिर नोट्स बनते थे, साथ साथ में नोट्स बनते थे मेरे। तो जैसे मेरे एग्ज़ाम के 10 दिन पहले की मेरी ये स्ट्रेटजी रहती थी कि मैंने जितना भी पढ़ा है, जितने में वो भले ही मैंने उसमें 3 रिवीजन की थी या 4 रिवीजन कर दी थी, वो 10 दिन में मैंने सारा ओवरव्यू करना है। मैंने सारा ओवरव्यू किया। और फिर उसमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो जैसे करंट अफेयर्स को टच करती हैं, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो वो मैं जैसे जैसे मेरे माइंड में आता था कि ये चीज़ मैंने अभी छोड़ दिया। मैं डायरी होती थी साथ में, मैं डायरी पे नोट डाउन करता रहता था। मैं नोट डाउन करता रहता था कि जो मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पहले पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर्स की इस तरह से हैं, जैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके चेयरमैन हैं, उनके एस्टेब्लिश्ड ईयर है, उनकी बॉडी, जैसे ओलंपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ओलंपिक्स की बॉडी है कई तरह की उसमें। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं कह रहा हूँ जो मतलब लॉन्ग टाइम तक आप बिठा नहीं सकते। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मेडलिस्ट, एग्जैक्टली हर ईयर मतलब हर ईयर एक नया डिस्टेंस, उनका डिस्टेंस, जैसे हमारे क्वेश्चन ओलंपिक्स का डिस्टेंस जो होता है, या प्लेसेस होते हैं कभी कई बार, जैसे जेवलिन के हमारे वो एक ओलंपिक में मेडल लाए हैं, तो उनका डिस्टेंस पूछा गया है। तो ये चीज़ें आपको ना लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती, क्योंकि एक ही ये चीज़ नहीं है आपको याद रखने के लिए कि माइंड में आपको ये रहेगी। तो जब कई सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं तो वो मिक्सअप हो जाती हैं। तो फिर ये चीज़ें ऐसी भी हैं कि आपको इतना इन पे टाइम वेस्ट करना भी नहीं है, जबकि कंसेप्ट नहीं है ये फैक्चुअल है, ये चेंज हो जाएगी, कल को दूसरे का रिकॉर्ड आ जाएगा सामने। तो आपको टाइम टू टाइम मतलब अपडेट रहने की ज़रूरत है। तो ये इन चीज़ों के लिए मैं मतलब अपना एक पूरी लिस्ट बन जाती थी मेरी। तो मैं फिर वो 3 दिन में साथ साथ में जो मेरी रिवीजन चल रही है बेसिक वाली तो है ही है, साथ में मैं ये ले लेता था। तो ये
मतलब मैं गूगल पे मतलब ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है कि क्योंकि नॉर्मली क्या है कि हम डेली न्यूज़पेपर में ये सारी न्यूज़ देख लेते हैं और हमें लगता है कि याद हो गया, लेकिन ड्यूरिंग दैट पेपर और जब वो क्वेश्चन आता तो नहीं आता। और लास्ट टाइम अभी मेरे साथ DSSB का एक एग्जाम दिया था मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसा कोइंसिडेंस हुआ मेरे साथ कि एक 20 रुपए की पानी की बोतल मैंने खरीदी, उस पानी की बोतल पर उसमें मैग्नीशियम कितना, पोटेशियम कितना, वो जो उसकी वैल्यूज थी वो लिखी हुई थी। और लिटरली उस बोतल को, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं था बोतल ले जाना, वो कह रहे थे अंदर ही पानी आपको मिलेगा, तो लिटरली उस बोतल को फेंकने से पहले, डस्टबिन में रखने से पहले मैं पढ़ रहा था, वो लिटरली मैं उसे पढ़ रहा था, और लगभग चांस ही कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन आ गया। और क्योंकि वो मैंने उस लेवल से, ठीक है हाँ, जो नॉर्मली हम देख लेते हैं, ध्यान नहीं देते हम चीज़ों को, वो नॉर्मली था। अब जब क्वेश्चन पेपर देखा तब मुझे लग रहा था यार काश वो बोतल मेरे हाथ में होती अभी क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के वहां आ गया कि मैग्नीशियम था, शायद सल्फर था, आई डोंट नो, शायद सोडियम था, मे बी, आई एम कंफ्यूज, बट कितने % होता है कि नॉर्मल वाटर में, वो करके था। तो सर अगर हम इन सारी चीज़ों को कंक्लूजन निकालें तो जैसे आपने बताया कि रिवीजन इज मस्ट, यू नीड टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपने बताया रिवाइज का, कि जो हम जनरल नॉलेज या GS जिसे हम कहते हैं, जनरल अवेयरनेस भी कहते हैं हम GA, कि उसके आप एक नोट्स टाइप बनाते रहिए, जिससे कि 2-3 दिन पहले आप वो पढ़ लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पूरी साल भर की एक दिन में याद तो आनी जाएंगी पेपर के टाइम पे, लेकिन वो आपके पास अच्छा खासा एक नोटबुक आपकी होगी, बनी हुई होगी, तो इन द एंड ऑफ द डे, इन द एंड ऑफ द पेपर आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ठीक है। सेकंड थिंग इज बेस, सबसे पहले बेस कवर अप करना है, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चंस और जो हैवी बुक्स हैं जो फॉरेनर राइटर्स की हैं उनके ऊपर भागें, पहले बेस क्लियर कीजिए। बेस क्लियर करना, और मैंने कहा ना कि आप कोई एक बुक को कह ही नहीं सकते कि बस ये बुक हम कंसल्ट करके तो हमने क्रैक कर लेंगे। आपको हर एक बुक के अलग, मतलब बुक पढ़नी पड़ेगी, हर एक सब्जेक्ट की बुक पढ़नी पड़ेगी, डिटेल में जाना पड़ेगा। और इवन कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं कि आपको किसी बुक में नहीं मिल रहे, आपको कहीं और सर्च करना है, तो मीन्स ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बिल्कुल। मीन्स मिनिमम, जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो ये सारा प्रोसेस मैंने 3 मंथ में ही कंप्लीट किया था। ओके। और इवन बहुत सारे, जैसे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, मैं कहूँ तो मतलब ठीक है, बहुत बहुत सही है, लेकिन वही चीज़ है कि जब आपका सेल्फ स्टडी नहीं है तो सारी चीज़ें आपके लिए मीनिंगलेस हैं। बिल्कुल। मीनिंगफुल तभी बनेंगी जब आपने अपना 100 में से आपने 95% एफर्ट्स लगा लिए हैं। अब जो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो यू नीड टू गो फॉर कोचिंग, जस्ट फॉर टेकिंग गाइडेंस, है ना। तो आप, और फिर वो उसका आप 100% आउटपुट भी लोगे, फिर ऐसे कि ऐसे नहीं आ जाओगे 10% लेके 20% लेके। तो ये चीज़ें। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जैसे आपने बताया कि आप लाइब्रेरी भी जाते थे, सेल्फ स्टडी आपने अच्छी खासी करी है। अगर मैं पूछूं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है कि आप कहीं से भी फिजिकल एजुकेशन में BPED करें, MPED करें, आप होल डे बिजी होते हो। एग्जैक्टली। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सुबह 6 बजे आपको ग्राउंड पे पहुंचना है, रनिंग करनी है, दैट मीन्स आपको कम से कम 4 बजे उठना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा आपको ग्राउंड पर अगर पहुंचना है तो। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, आफ्टर दैट आपकी थ्योरी क्लासेस होंगी, थ्योरी क्लास के बाद भी उसके बाद आपका कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है, या तो प्रैक्टिकल्स रहेंगे या प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन रहेगी। तो वी कैन से दैट कि ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, या फिर हमारी एजुकेशन चलती है, इट डजंट मैटर वो प्रैक्टिकल है या वो थियोरेटिकल है, ऑलमोस्ट 10 आवर तो हमारे हैं ही, और समटाइम्स मोर देन 10 आवर वी कैन से दैट। कभी कभी तो, क्योंकि मैं खुद इसी फील्ड से हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि हम 15 और 16 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट में, कंटिन्यूसली हम डिपार्टमेंट में ही हैं, घर जाने की फुर्सत नहीं है हमें। तो सर टाइमिंग की अगर बात करी जाए कि वी नीड एटलीस्ट हाउ मच टाइम टू ऑल दीज, मतलब प्रिपरेशन के लिए कम से कम कितना टाइम हमें चाहिए, या आपने कितना टाइम लिया था प्रिपरेशन के दौरान? UGC नेट की बात कर रहे हैं आप। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जैसे आपने कहा, मुझे एक अपनी स्टोरी याद आ गई। जब मैं MPED में था, MPED के ड्यूरेशन की मैं बात बता रहा हूँ, तो ऐसे ही यूजली हमारी क्लासेस सुबह 6 से हम शाम के 5 बजे तक डिपार्टमेंट के लिए अवेलेबल हैं,
तो फिर उसके बाद हमें स्टडी भी करना है, और फिर दिन में जो काम किया है तो वो टायर्डनेस, वो फटीग, उसको भी रिमूव करना है, और फिर नींद और खाना पीना, फिर सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। अपने भी लेसन प्लान्स वगैरह एवरीथिंग वो भी चलता रहता है। और फिर हॉस्टल में रह रहे हैं, और फिर आपको यूनिफॉर्म है, हमारे बाकी किसी डिपार्टमेंट में अलग से यूनिफॉर्म भी नहीं होती यूनिवर्सिटीज में, तो हमारे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको फॉर्मल ड्रेस अलग है और प्रैक्टिकल ड्रेस अलग है, और फिर उसको मेंटेन करना, फिर उसको मतलब वेल यानी कि क्लीनली मेंटेन रखना। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी जब एक स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं क्या था कि एमबीएड में जब था, सेकंड ईयर की बात है शायद, तो हमारे एक टीचर्स हैं, तो हमारे सारे जब लेसन प्लान प्रैक्टिकल के स्टार्ट हुए तो बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखी हमने। वो जितने हमारे पास ऊपर हमारे जितने भी वो मुश्किलात आई, जितना भी हमें मतलब वो मिलता था, लेकिन हमने उससे सीखा है। तो हमें एट अ टाइम मिल गया एक मास डेमोन्स्ट्रेशन के सर थे, तो उन्होंने कहा कि आपको 50 एक्सरसाइज यू हैव टू क्रिएट योर ओन एक्सरसाइज, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मीन्स कॉपी नहीं होनी चाहिए। वी वर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, और हर एक स्टूडेंट को बोला कि किसी की एक्सरसाइज मिलनी नहीं चाहिए। और फिर आपने पहले तो एक्सरसाइज क्रिएट करो, वो फॉर्म करो, बनाओ उसको, देन उसको एक्सप्लेन करो और रिटन फॉर्म में वो लेके आओ 50 एक्सरसाइज हर एक को, और फिर उसको कैटेगराइज करो अबव 40 ईयर्स, मतलब एज वाइज उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है, उसके लिए कौन सी है, और फिर सीटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, सारी एक्सरसाइज। अच्छा, सेम टास्क हमें भी मिला था, लेकिन हमारा थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया था। हमारा भी सेम, आपके में एज डाला गया था, हमारे में स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लाइंग डाल दिया था, प्लस वी नीड टू रिकॉर्ड दैट देमसेल्फ, हमें वीडियो रिकॉर्ड भी करनी थी। एग्जैक्टली, वी हैव वी डिड आल्सो ना। तो ये हुआ कि अब वो टाइम मिला हमें 3 या 4 दिन का, तो उसमें इतने सारा काम अब पहले बनाना है, सारी ये चीज़ें, अब दूसरे बंदे की हेल्प भी चाहिए, उसके फोटो खींच रहे हैं हमें, वो एक्सरसाइज करते हुए पे हमने एक एक पोजीशन पे, एक एक एंगल पे वो फोटो चाहिए हमें, क्योंकि वो पिक्चर हमें उस फाइल में लगानी है, और पिक्चर भी हमारी होनी चाहिए, कहीं से नेट से या इधर उधर से उठा के नहीं। तो वो सारी चीज़ें की, और उस टाइम में मेरा हाईएस्ट है, मैं 62 आवर्स कंटिन्यूसली सोया नहीं। Great. मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब हाईएस्ट है मेरा। अगर लाइफ में आज तक मैं जगा हूँ तो 62 घंटे उस टाइम में मैं जगा हूँ। तो वो जब वो एक मतलब हमने प्रिपेयर किया, वो फाइल पूरी बनी थी सर। और अगर मैं बात करूँ, जैसे प्रिपरेशन की हम बात कर रहे थे ड्यूरिंग पीएचडी, सॉरी फॉर जेआरएफ, फॉर नेट, आपका क्वेश्चन था ये। हाँ, तो उसमें लगभग आपने, फॉर एग्जांपल, आप जब बैठ रहे थे लाइब्रेरी में, तो समथिंग इन सभी चीज़ों से, इन सभी एक्टिविटीज से टाइम निकालने के बाद कितना समय आप देते थे? मेरा फिजिकल या डिपार्टमेंट का जो भी मतलब क्लासेस वगैरह जैसे ऑफ होती थी, मैं डायरेक्ट जो है अपने रूम से मैंने एड्रेस चेंज किया, तो मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। तो लाइब्रेरी में ही मेरा मतलब टाइम स्पेंड होता था सारा। सोना है मुझे तो वहीं सोना है। तो जैसे लाइब्रेरी हमारी रात के 2 बजे तक रहती है, तो जब मुझे मतलब थकान वगैरह लगती थी कि अब मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो क्योंकि सुबह हमें क्या होता था कि 6 बजे फिर अपने असेंबली में अटेंड होना है, तो वहाँ पे ये मतलब सारा ऐसे मैं मैनेज कर लेता था। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसा था कि मैं 3 घंटे ही अपनी स्टडी करके मुझे लगा कि हाँ हो गया काम, तो इनफ। मतलब इन एवरेज अगर बोला जाए तो लगभग फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट कि 3 से 4 घंटे इन एवरेज आपने डेली लाइब्रेरी को दिया है। बिल्कुल, क्या हम ये कह सकते हैं? एग्जैक्टली मैंने दिया है। और ऑन एवरेज अगर मैं कहूँ कि यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस बच्चे ने मास्टर्स कर लिया है अच्छे से, वो सब्जेक्ट सारे उसमें अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो अब वो यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए जा रहा है, तो पर डे एवरेज मैं बताऊँ को 4 आवर 4 घंटे इनफ है। और कंसिस्टेंसी के साथ, बीच में नहीं कि आज 8 घंटे पढ़ लिए तो कल छुट्टी, कल 2 घंटे पढ़ लिए तो परसों मतलब 4 घंटे पढ़ लेंगे या 6 पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ अगर 4 घंटे आपने डिसाइड किया तो 4 ही घंटे रोज़ की वो देने ही देने हैं।
आपको बाकी सारे काम पे छोड़ने पड़ेंगे। आपको कहीं टाइम पे, जैसे कोई फिटनेस क्लब में जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स अपने खेलते हैं, कोई शादी फंक्शन इधर उधर का सब, तो इन चीज़ों से फिर आपको कन्फाइन करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक कि आपका एग्ज़ाम है। आपको फोकस करना पड़ता है, क्योंकि माइंड जो है हमारा वो ट्रैक हो जाता है। तो फिर उसको ट्रैक पे लाने में इस तरह की सिचुएशन में जब आपका एग्ज़ाम है तो बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट रहता है। तो कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। और सारा जो है ये प्रोसेस है 3 से 4 महीने में। मतलब आई होप कि ये होना चाहिए। अगर एक बच्चे ने मास्टर्स कर लिया है तो वो अब he is now able to crack that UGC net within 3 or 4 months. सीरियसली थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो सच में कहीं ना कहीं काम आएगी। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें इस पूरे वीडियो का, तो देखिए सबसे पहली चीज़, फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट, फॉर एग्जांपल नहीं कहूँगा मैं, मैं कहूँगा कि अगर सारी चीज़ों को हम कंसाइज करें, कंक्लूजन निकालें सर की सारी बातों का, तो फर्स्ट थिंग इज़ आपको बेस बुक सबसे पहले उठानी है, अपना बेसिक्स क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट रिवीजन इज़ मस्ट, आपको रिवीजन करना ही होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का रिवीजन चाहते हैं अपने साथ, क्योंकि हर किसी का रिवीजन करने का प्रोसेस अलग होता है। जैसा सर ने बताया, सर का रिवीजन करने का प्रोसेस था कि वो रास्ते में जब जाते थे तो चीज़ों को रिकॉल करते थे माइंड में, और जहाँ भी अटकते थे वहाँ लिख लेते थे। द थर्ड थिंग इज़ कि जो करंट अफेयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि उनकी एक लिस्टिंग टाइप एक अलग कॉपी या बुक ले सकते हैं आप, या अपनी जो भी आप नोटबुक यूज़ कर रहे हैं उसके एंड में एक, जैसे फॉर एग्जांपल आज से पेपर आपने देखना शुरू किया, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे काम का है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो आप उसमें लिखते जाइए, और एंड ऑफ द पेपर मतलब 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। द फोर्थ थिंग इज़ टाइम। अगर आपको सीरियसली JRF क्रैक करना है, नेट क्रैक करना है, तो आप बहाने बनाना बंद कीजिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, आज शादी में जाना है, आज ये फंक्शन है, आज वो काम है, आज ये है, आज वो है, आज ढाबेबाजी करनी है, आज दोस्तों के साथ वहाँ जाना है। इन सारी चीज़ों को आपको कुछ वक्त के लिए अपने आप को कट ऑफ करना ही होगा, क्योंकि मतलब जब तक आप किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करेंगे तो आपकी जो मेमोरी पावर है वो नहीं बढ़ेगी, आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल करने में दिक्कत आएगी। और अगर रिकॉलिंग ढंग से नहीं कर पाए, लर्निंग ढंग से नहीं कर पाए, तो कल पेपर में जब चीज़ें सामने दिख रही होंगी तो आपको पॉसिबल ही नहीं होगा ना उन चीज़ों को टैकल करना, चीज़ों को। तो ये कुछ बेसिक 4 चीज़ें थी जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। आई होप सर ने जो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, क्योंकि 3 टाइम्स सर नेट हैं, तो उन्होंने जो बताया सीरियसली मुझे भी लगा कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है मेरे लिए, आपके लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस लाइए अपने आप में, और जो सर ने फ़िलॉसफी बताई, उनकी जो पैटर्न बताया सर ने, उस पैटर्न को चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, या अपना खुद का पैटर्न आप बिल्डअप कर सकते हैं। एंड आई होप सर की सारी बातें आपके कहीं ना कहीं काम आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आगे भी हम किसी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छे टीचर के साथ आपके साथ बने रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सीरियसली थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।